Okay, guys, welcome back to AS Business 9609 and let's go to the checklist कि हमारे पास जो checklist है उसके according हम कहाँ पर हैं. तो we are on chapter 2 and we are done with this particular area. Last जो class थी हमारे पास we studied the different types of the business activity, primary, secondary, tertiary and quaternary. So we are done with this. हमने ये पूरा area complete कर लिया including the private and the public sector. Now we have to start business ownership. That is one of the most important, or you can say one of the detailed area of unit 1 of AS level. That is known as business ownership. We are going to start with the sole trader partnership, private limited companies, public limited companies, and the other business formats. So let's start. आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी हम यहाँ पे कोई भी नया एरिया स्टार्ट करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं. बिजनेस ओनरशिप एज इट इज़ वन ऑफ द मेजर एरिया एंड इट इज़ नोन एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया. तो वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट इनिशियली एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड. आ जाए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, मैं आपके सामने लिखूंगा. वन इज नोन एज लीगल structure. Other one is known as type of business organization. And the third one is known as business format. अब इन तीनों का मतलब हमारे पास सेम है. इन तीनों का मतलब हमारे पास क्या है? सेम. अगर एग्जामिनर लीगल स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ करता है, एग्जामिनर अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस फॉर्मेट का वर्ड यूज़ करता है, या फिर एग्जामिनर टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का मतलब हमारे पास क्या है? सेम. तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है? सेम. तो सर ये जो लीगल स्ट्रक्चर टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, और हमारे पास ये बिजनेस फॉर्मेटिंग, ये है क्या? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस ओनरशिप, कि व्हाट टाइप ऑफ द ओनरशिप दैट अ बिजनेस हैज. अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो मल्टीपल टाइप्स की ओनरशिप होती हैं. कुछ बिजनेसेस होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे पास जिसकी 100% ओनरशिप और कंट्रोल एक ही बंदे के पास होता है, जिसको हम सिंगल ओनर बिजनेसेस कहते हैं या फिर सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर कहते हैं. Sometimes the ownership is divided between two, three different individuals. It is known as partnership. या फिर हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास इट्स अ लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं एंड दे हैव द शेयर्स इन सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओनरशिप, के एक बिजनेस की कितनी टाइप की डिफरेंट ओनरशिप हो सकती हैं. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वी नीड टू डेवलप सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर ओनरशिप. अब से ये जो लीगल स्ट्रक्चर का वर्ड है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, यही यूज़ करता है इन ए लेवल्स. जब भी आप मार्क्स स्कीम देखेंगे, एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे, लीगल स्ट्रक्चर इज अ वर्ड दैट इज यूज टू रेफर दीज थिंग्स. बिजनेस ओनरशिप को टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी है, बिजनेस फॉर्मेट भी है, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय द एग्जामिनर व्हेन इट कम्स टू द ए लेवल्स बिजनेस. अब से है क्या मतलब? अब यहाँ पे एक जर्नल डिस्कशन है और एक जर्नल चीज़ है जो कि मैं आपसे पूछता हूँ. डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी और इज इट नेसेसरी टू डिस्क्लोज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस? क्या बताना ज़रूरी है कि द बिजनेस इज़ पार्टनरशिप, या फिर ये बताना ज़रूरी है कि आप बिजनेस एक सिंगल ओनर बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है? नो. हाँ या ना? नो. हाँ. सुने, समझे, आ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को. देखो, अगर नहीं बताते तो क्या होगा, और अगर बता देते हो तो क्या होगा. तो यहाँ पे वाई टू फॉर्म लीगल स्ट्रक्चर, क्यों बिजनेस फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है, क्यों लीगल स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है. तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास, सबसे बेसिक और सबसे पहला रीज़न हमारे पास, इट्स अ लीगल फॉर्मेलिटी. लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस लॉ और द कॉर्पोरेट लॉ, कि वॉट एवर द स्ट्रक्चर इज यू नीड टू डिस्क्लोज द टाइप ऑफ द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. और लॉ के आगे हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं है. लॉ आर एक्चुअली मेड टू बी फॉलोड और यू आर बाउंड टू फॉलो द लॉ.
तो व्हेन इट कम्स टू द लीगल फॉर्मेलिटी, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल है तो उस पर रुकना है, अगर नहीं रुका तो गैर कानूनी काम करेंगे एंड द ट्रैफिक पुलिस और द गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज अ फाइन। दैट्स अ केस। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, बिजनेस फॉर्मेट लीगल स्ट्रक्चर, कि कंपनी बगैर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। वी आर गोइंग टू लर्न एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ द कंपनी इज फॉर्म एंड हाउ द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड हाउ द गवर्नमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व इन सेल्फ इन ऑर्डर टू मेक अ कंपनी। तो हमारे पास इट्स अ लीगल फॉर्मेलिटी नंबर वन। नंबर टू, net of tax. That means I'm going to talk about the different tax bracket. अब different tax bracket का मतलब क्या है, आ जाओ, let's understand it with the income tax. For example, if I'm earning 50,000 rupees per month, so according to the taxation policy and according to the tax bracket, my annual income is 6 lakhs. तो मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता। अब जब मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि मुझे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, एक तारिक रोड की मार्केट पे, क्लोथिंग मार्केट के अंदर, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान है और एक बंदा है जो अकेले उस दुकान को चलाता है। ही इज़ द सोल प्रोप्राइटर, हैज़ द रिटेल स्टोर ऑफ क्लोथ्स। और एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल कॉरपोरेशन है गुल। क्या दोनों का टैक्सेशन रेट सेम होगा? क्या दोनों नेट ऑफ टैक्स में सेम आते हैं? नो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जो सोल ट्रेडर सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी इनकम होती है, दे पे द इनकम टैक्स। लार्ज स्केल कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं, दोनों का टैक्स ब्रैकेट डिफरेंट है। तो आपको लीगल स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे टैक्सेस वाले मामला को भी देखने होंगे कि आप किस पर्टिकुलर नेट ऑफ टैक्स में आते हैं अकॉर्डिंग टू द लीगल स्ट्रक्चर इन द एंड द इनकम एंड प्रॉफिट। नंबर थ्री, आपके पास एक्सेस टू finance. That means I'm going to discuss the sources. Different legal structures have the different sources of finance. सब मतलब हमारे पास भाई एक सोल ट्रेडर है ना, वो शेयर्स इशू कर सकता है, ना वो बैंक से इजीली लोन ले सकता है, ना वो यहाँ पे डिबेंचर्स इशू कर सकता है। ये सारी सोर्सेज हैं जो कि कंपनी के पास होती हैं। आप सोल ट्रेडर हैं तो आपके पास लिमिटेड फाइनेंस होगा, आप अपनी सेविंग्स को, अपनी पर्सनल बोरोइंग्स को और थोड़े बहुत प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके बिजनेस को चला सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आस्क फॉर द लीगल स्ट्रक्चर कि बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है और अ कंपनी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास लीगल स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द बेसिस और इज़ वन ऑफ द फैक्टर व्हेन चूजिंग द फाइनेंस फॉर द बिजनेस। तो अगर आपके पास यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ तो हाउ यू आर गोइंग टू क्लेम एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट द फाइनेंस। तो लीगल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी बेसिस पे बैंक्स, इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो प्रोवाइड्स यू द लोन। तो इन ऑर्डर टू नो विच सोर्सेज आर अवेलेबल टू यू, अगर फॉर एग्जाम्पल सोल ट्रेडर है तो एक सिंगल ओनर है, वो अपना ही फाइनेंस लगा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में वी हैव द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर द पार्टनर्स, दे कैन प्रोवाइड द फाइनेंस। कंपनी कैन इशू द शेयर्स इन ऑर्डर टू रेज द फाइनेंस, सोल ट्रेडर शेयर्स इशू नहीं कर सकता। तो दीज आर द मल्टीपल सोर्सेज। और जैसे जैसे लीगल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप फाइनेंस बढ़ता है, पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फाइनेंस और बढ़ता है, प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी फाइनेंस सबसे ज़्यादा है। So that's why it is declared that public limited company is the strongest legal structure when it comes to the finance and when it comes to the sources of finance, because they have multiple sources to raise the finance. वो debentures issue करके भी finance raise कर सकते हैं, shares issue करके भी finance raise कर सकते हैं। They have high amount of retained profit that can be used to meet the financial purpose. They can acquire the loan from the bank easily. So these are the different sources that are available according to the legal structure. तो अगर आपने legal structure ही नहीं बनाया हुआ तो कैसे आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को चूज करोगे, एंड हाउ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी अर्न एंड हाउ द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस कैन बी अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव द रीजंस टू फॉर्म द लीगल स्ट्रक्चर। अब हम बढ़ते हैं आगे। कैसा, कितने टाइप के बिजनेस फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स आर देयर। मेनली यहाँ पे हम बिजनेस फॉर्मेट को कैटेगराइज कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इनटू टू। एक है बिजनेस फॉर्मेट वन, जिसके अंदर वी हैव सोल ट्रेडर एंड सेकंड वन इज नोन एज पार्टनरशिप।
तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप आते हैं बिजनेस फॉर्मेट वन के अंदर। दीज आर द टू लीगल स्ट्रक्चर दैट कम्स अंडर द बिजनेस फॉर्मेट नंबर वन। और हमारे पास दूसरा जो बिजनेस फॉर्मेट है दैट इज नोन एज बिजनेस फॉर्मेट नंबर टू, in which we have limited companies, and there are two different type of companies. One is known as private limited company, and the second one is known as public limited company. So these are the two companies that are known as the limited companies that comes under the business format number two. अब सर ये आपने क्या रीज़न है जिसकी वजह से बिजनेस फॉर्मेट वन की कैटेगरी को और बिजनेस फॉर्मेट टू की कैटेगरी को डिस्टिंग्विश कर दिया, सेपरेट कर दिया? तो आज ये अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास कि जो बिजनेस फॉर्मेट वन है, हमारे पास बिजनेस फॉर्मेट वन के अंदर हमारे पास ये जो सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप है, ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप आर नोन एज अनइनकॉर्पोरेटेड businesses. Sole trader and partnership comes under the business format one, and these both are known as unincorporated businesses. और ये जो हमारे पास लिमिटेड कंपनीज हैं, these are known as incorporated businesses. तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप हमारे पास अनइनकॉर्पोरेटेड है और कंपनीज हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड है। तो सर अब ये क्या बलाएं हैं? अनइनकॉर्पोरेटेड क्या होता है, कहाँ से आया, इनकॉर्पोरेशन कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई डू अंडरस्टैंड कि मैंने सिर्फ यहाँ पे अभी समझाया ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अभी लिखा है हमने। तो बिफोर स्टार्टिंग सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप वी आर गोइंग टू डेवलप एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अनइनकॉर्पोरेशन, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन, व्हाई दे आर नोन एज अनइनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ अनइनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँगा स्टोरी टेलिंग के अंदर, एक कहानी, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ वाकयात। और ये कहानी ये है हमारे पास दो दोस्तों की, और दो दोस्त हैं हमारे पास, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, एंड आई वांट यू गाइस टू लिसन एंड टू अंडरस्टैंड, ताकि अनइनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे ये जो दोनों दोस्त हैं हमारे पास, एक दोस्त है हमारे पास सोनू, एक दोस्त है हमारे पास मोनू। मैंने यहाँ पे पेन उठा लिया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। सोनू और मोनू दोनों दोस्त हैं, दोनों बेस्ट बडीज हैं। अब इनके दोनों के बीच में है एक एज डिफरेंस, 3 सालों का। सोनू जो है हमारे पास ही इज 19 ईयर्स ओल्ड, और जो मोनू है वो हमारे पास है 16 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे लीगली सोनू के पास आइडेंटिटी है, ही हैज़ एन आईडी कार्ड जो कि एक लीगल आइडेंटिटी उसकी शो करता है। और ये जो मोनू है इसके पास आईडी कार्ड नहीं है बिकॉज ही इज अंडर एज। अब यहाँ पे मोनू कहता है कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है सोनू, मुझे मदद कर दे मेरी। ठीक है, सोनू कह रहा है कितने पैसे चाहिए? उसने कहा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। सोनू कह रहा है यार मेरे पास 5 लाख रुपए तो नहीं है, आजा चल हम चलते हैं एक बंदे के पास, और उसके पास चल के उसको अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं और उसको अपनी जाके रीज़न ऑफ रेजिंग द फाइनेंस बताते हैं। अब यहाँ पे मोनू सोनू के साथ जाता है उस बंदे के पास, और उस बंदे को कहता है हमारे पास ये बंदा है कि भाई ये मेरा दोस्त है मोनू, इसको चाहिए लोन, आप इसको 5 लाख रुपए दे दोगे? वो ठीक है, बोलता है मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूँ। 5 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप 1 साल के बाद मुझे 5,50,000 रुपये दोगे। वो क्यों दोगे 5,50,000 रुपये? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लोन दे रहा हूँ, तो मुझे भी तो कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो वो इसने 50,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। लेकिन वो ये कहता है कि भाई कोई आईडी है, कोई प्रूफ है? तो यहाँ पे मोनू कहता है मेरे पास तो कुछ भी आईडी नहीं है।
तो मोनू सोनू को कहता है, यार जानी तू अपनी आईडी दे देना, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ क्या, मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है क्या, हमारी दोस्ती कम है क्या, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पे अब सोनू अपनी आइडेंटिटी दे देता है उस बंदे को, और पैसे मिल जाते हैं मोनू को। मोनू पैसे लेके फरार। मोनू शार्ट है मार्केट से, मोनू नजर ही नहीं आ रहा। मोनू यहाँ पे 1 साल तक गायब हो गया, 1 साल गुजर गया। अब ये बंदा आता है सोनू के पास, और सोनू को कहता है मेरे 5,50,000 रुपये दो, मोनू कहाँ है। तो यहाँ पे अब सोनू कह रहा है मोनू पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब ये बंदा कहता है कि पैसे किसने लिए थे, बोला मोनू ने लिए थे। बोला आईडी किसकी है, बोला मेरी। तो अब तू मुझे पैसे देगा और तू मेरा जो लोन है वो रीपे करेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो ये सोनू बेचारा फंस क्यों गया, क्योंकि इसकी आईडी थी, और इसके पास ये इसकी आईडी इज गोइंग टू शो द कनेक्शन विद द मोनू। दैट्स व्हाई ही इज अकाउंटेबल फॉर दिस। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अनइनकॉर्पोरेशन के अंदर बिजनेस एंड द ओनर has the same identity, कि बिजनेस की और ओनर की सेम आइडेंटिटी होती है। बिजनेस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो मोनू है, और जो ओनर है वो सोनू है। तो बिजनेस ओनर की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब लेट्स सपोज, ये तो सर आपने एग्जांपल दे दी, एक ले मैन कॉमन एग्जांपल थी इन ऑर्डर टू मेक एन अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं कि एक बिजनेस एक स्टार्ट होता है बाय एन इंडिविजुअल। सोल ट्रेडर बिजनेस है 2018 में स्टार्ट होता है, प्री कोविड, कोविड से पहले। 2018 is the first year when the business starts, so it's a startup and eventually फॉरेन से हमारे पास तो बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, तो बिजनेस क्या कर रहा है, अभी सर्वाइव कर रहा है। आफ्टर द सर्वाइवल सेकेंड ईयर बिजनेस इज पेइंग बैक, बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है और ओनर को रिटर्न मिलना शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है, और जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो पे बैक हो गई है। 2020 वुहान में, चाइना में चिमगादड़ खाया एक बंदे ने, और पूरी दुनिया में पैंडेमिक कोविड आ गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन सिचुएशन है। क्या वो दुकान खुली है, नहीं, वो भी बंद है। अब जब वो दुकान बंद है हमारे पास, सो हाउ दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू। अब एक स्मॉल स्केल स्केल रिटेल शॉप थी, एडिबल आइटम्स थे, सब कुछ चीज़ें खराब हो गई। 1 साल के बाद जब लॉकडाउन लिफ्ट अप होता है और देखा जाता है, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का लॉस हो चुका है उस बंदे को। अब वो जो बंदा हमारे पास था वो था सोनू, और जो बिजनेस है वो मोनू। अब सोनू जाता है बैंक के पास और कहता है हमारे पास कि वो मुझे लोन चाहिए, मेरा लॉस हो गया है, मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हो गया है मेरे बिजनेस के अंदर। तो अब जब 10 लाख रुपए का लॉस हो गया है, तो बैंक वेरीफाई करता है, और बैंक 10 लाख रुपए दे देता है और कहता है 1 साल के बाद मुझे रीपे कर देना आफ्टर द अलोंग विद द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर बिजनेस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस मोनू है। तो यहाँ पे लोन जो दिया गया है वो ओनर सोनू को दिया गया है, और बिजनेस सोनू का ही है। अब लोन लिया किसने है, सोनू ने। किसके लिए, बिजनेस के लिए। 1 साल के बाद भी बिजनेस सक्सीड नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन लगता रहता है, हटता रहता है, नए कोविड के वेरिएंट्स आते हैं, एंड द बिजनेस फेल्स टू रीपे। तो अब यहाँ पे मुझे बताएं कि बैंक किसको पकड़ेगा, ऑब्वियसली सोनू को पकड़ेगा, क्योंकि बिजनेस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे अनइनकॉर्पोरेशन लीड्स टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है डेट, और डेट का मतलब क्या होता है कि दिस इज एन अमाउंट जो कि आपको क्या करनी है, रीपे। तो अब होगा क्या कि बैंक किसको पकड़ेगा, बैंक पकड़ेगा ओनर को, क्योंकि बिजनेस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, एंड द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क।
तो इसका मतलब पर्सनल रिस्क इन्वॉल्व है। बैंक आएगा, बाइक ले जाएगा, बैंक आएगा, मोबाइल ले जाएगा, बैंक आके वैल्यूएबल एसेट्स ले जाएगा इन ऑर्डर टू कवर द अमाउंट ऑफ लोन, और द ओनर इज गोइंग टू सेल इट्स एसेट हिज एसेट्स इन ऑर्डर टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन। तो ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, के बैंक के हाथ अनलिमिटेड हैं, ओनर अनलिमिटेड बाउंड है कि उसे अपने एसेट्स भी बेच के बैंक को लोन रीपे करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई सोल ट्रेडर इज नोन एज अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ अनइनकॉर्पोरेशन। So that's why unincorporation leads to unlimited liability. The same case is with the partnership, कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसके अंदर जो बिजनेस है उसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर्स आइडेंटिटी। तो व्हाट इफ द पार्टनर्स एक्वायर अ लोन फॉर द बिजनेस एंड द बिजनेस फेल्स? तो तो गाइस पार्टनरशिप के अंदर भी हमारे पास यही है। पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनर्स के जो एसेट्स होंगे वो रिस्क पर होंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप बिजनेस है एंड द पार्टनरशिप बिजनेस एक्वायर्स अ लोन फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस एंड फेल्स टू रीपे, so now the partners are going to settle the debts by selling their personal assets or the private assets in order to cover the amount of loan or in order to repay the amount of loan. तो ये अनइनकॉर्पोरेशन अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जिसकी वजह से सोल ट्रेडेड पार्टनरशिप बिजनेसेस आर नोन एज अनइनकॉर्पोरेटेड। चाहे अब वो सोल ट्रेडर हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, हमारे पास द ओनर्स आइडेंटिटी विल बी यूज फॉर द बिजनेस। तो नाउ वी आर डन विद द अनइनकॉर्पोरेशन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे जब कंपनीज पढ़ेंगे तो हम इनकॉर्पोरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वाई द कंपनीज आर नोन एज इनकॉर्पोरेटेड। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास सोल ट्रेडर। अब सर सोल ट्रेडर का मतलब क्या है हमारे पास? व्हाट इज नोन एज सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर होता क्या है? द अदर नेम ऑफ द सोल ट्रेडर इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। द अदर नेम ऑफ द सोल ट्रेडर इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। अब ये जो प्रोप्राइटर है इसका मतलब होता है हमारे पास ओनर। तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नोन एज सोल प्रोप्राइटर। अब मैं यहाँ पे वर्ड सोल को ब्रेक डाउन करने के लिए आई यूज अ पर्टिकुलर हैशटैग। मैं कहता हूँ हैशटैग फॉर एवर अलोन। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये फॉर एवर अलोन की टर्मिनोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं, रिलेटेबल लग रहा है, हम अपने आप को पा रहे हैं। फॉर एवर अलोन, भाई फॉर एवर अलोन का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, वाई द फॉर एवर अलोन टर्मिनोलॉजी इज यूज? बिकॉज द इंटायर जर्नी ऑफ द सोल ट्रेडर इज फॉर एवर अलोन वाली। इंटायर जर्नी इज ऑल अलोन। क्यों? आ जाए समझते हैं। सोल ट्रेडर का मतलब है सिंगल ओनर बिजनेस है। तो जब भी वो फैक्टर्स और प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है या जब भी रिसोर्सेस को कंबाइन कर रहा है, ही इज ऑल अलोन। तो by himself he has to arrange the land, labor, capital, whatever the resources that are required to start and to set up the business. Number one. Number two, when it comes to the use of enterprise or when he is taking a risk by using his risk taking ability, so there is no one to share the risk. The risk is not divided. जो भी रिस्क लेगा, चाहे बिजनेस स्टार्ट करने का, नया प्रोडक्ट डेवलप करने का, सारे के सारे रिस्क खुद ले रहा है, अकेला हुआ। नंबर थ्री, मैनेज एंड कंट्रोल। So when it comes to the decision making, when it comes to the control and authority and managing the business, he is going to manage by himself. He is not going to share this particular thing. वो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रहा होगा, सारी डिसीजन मेकिंग खुद ले रहा होगा, तो हुआ ना अकेला।
And number four, whenever the business earns a profit or when a business makes a loss, तो profit होगा तो he is going to enjoy all the profit by himself, and in the case of failure and the loss he is going to bear all the loss by himself. तो हुई ना हमारे पास entire journey all alone. So that's why sole trader is known as the sole proprietor, that he is the single owner and the controller of the business. तो सर अगर हमें इसे डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सोल ट्रेडर की जो नॉलेज है फॉर द 2 मार्क्स वो ये है कि सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल who solely combines the factors of production and takes a financial risk to start and to manage the business. तो सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वाली बात यहाँ पर हो जाती है हमारे पास कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी तो सारी चीज़ें खुद ही कर रहा होता है, ऑल अलोन होता है, कंबाइन कर रहा होता है सारे फंक्शंस, यहाँ पे भी यही. तो सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु कंबाइंस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सोलली एंड टेक्स अ फाइनेंशियल रिस्क टू स्टार्ट एंड टू मैनेज द बिजनेस, सो ही इज नोन एज द सोल ट्रेडर. और हमारे पास यहाँ पे ऐसा भी तो होता है कि कुछ पर्टिकुलर सोल ट्रेडर बिजनेसेस होते हैं वो एम्प्लॉयज रख देते हैं. तो इट डिपेंड्स कि ही मे और मे नॉट एम्प्लॉय others. It depends. He may or may not employ others. It depends कि अगर उसे ज़रूरत है तो वो रखेगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं रखेगा. अब यहाँ पे वी हैव सम एग्जाम्पल्स. अब हमारे पास ये देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स होती हैं, ये हमारे पास स्मॉल स्केल पे जो मैकेनिक्स होते हैं, हमारे पास ये जो टेलर होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सोल ट्रेडर बिजनेसेस. रिटेल शॉप्स, मैकेनिक्स, टेलर्स, हमारे पास ये सारे के सारे. अब यहाँ पे मैकेनिक के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये जो मैकेनिक नहीं होता, छोटा और उस्ताद वाली बात है. तो जो उस्ताद है ही इज़ द ओनर, तो क्या छोटा उसका प्रॉफिट शेयर कर रहा है, क्या रिस्क ले रहा है, डिसीजन मेकिंग इन इन्वॉल्व है? नो, ही इज़ वर्किंग ओवर देयर. तो अगर यहाँ पे परफेक्ट सोल ट्रेडर का तो मतलब ये कि छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं ओनर आके खुद दुकान को खोलता है, परचेजेस भी खुद करता है, कस्टमर डीलिंग भी खुद करता है, कैश को हैंडल भी खुद कर रहा होता है. तो ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सोल ट्रेडर. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि व्हाट इफ द बिजनेस ग्रोज, so now he needs employees, now he needs assistance in the business, so he is going to hire the individuals and these individuals will work as an employee. They are not going to share the profit, they are not going to share the risk, they are not going to share the authority and decision making power. वो सारी चीज़ें इसके पास हैं. तो he may or may not employ, it depends on the size of the business and the need for the sole trader. So this is an example of the sole trader. अब से ये जो सोल ट्रेडर बिजनेस है हमारे पास, इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल ट्रेडर बिजनेसेस? तो आ जाए, लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस. नंबर वन, हमारे पास एडवांटेज प्लस साइन पे होंगे, हमारे पास डिसएडवांटेजेस माइनस साइन पे होंगे. तो प्रोज एंड कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. तो एडवांटेज नंबर वन, हमारे पास नो प्रॉफिट शेयरिंग. Whatever the amount of profit is will be enjoyed by himself. He is not going to share the single penny with anyone because he is the sole owner. 100% ownership is in the hand of the individual. तो जब रिस्क उसका है तो जो भी रिवॉर्ड होगा वो भी उसका होगा. 100% प्रॉफिट. नंबर टू, हमारे पास ही इज हिज ओन बॉस. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है. यहाँ पे आप अपनी शॉप की टाइमिंग्स वो खुद सेट कर रहा है, वर्किंग आवर्स वो खुद सेट कर रहा है. नो वन इज़ गोइंग टू इंटरवीन, नो वन इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व. कैश पे सेल्स करनी है या क्रेडिट देना है कस्टमर्स को, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द पॉलिसीज रिगार्डिंग द बिजनेस विल बी मेड बाय हिम. पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर्स की भी तो से होती है कि पार्टनर्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन एज वेल. तो दैट इज शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी बिकॉज दे आर द ओनर्स. But in this case, when the 100% business is owned by him, so 100% controller and the decision maker, decision making power will be with him. So that is known as one of the advantage. और कुछ लोग होते हैं जो by nature ही ऐसे होते हैं. They are authoritarian and they cannot share the decision making power with anyone.
तो अक्सर ऐसा भी होता है हमारे पास कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के विच लीड्स टू द स्टार्टअप्स एंड इंडिविजुअल स्टार्ट्स अ बिजनेस कि यार मैं जॉब में किसी की सुन नहीं सकता, आई हेट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम समवन, सो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, भले स्मॉल स्केल पे हो लेकिन अपना हो. दिस कैन बी द बेनिफिट. नंबर टू. नंबर थ्री, क्विक डिसीजन मेकिंग. जो भी इशू होगा फॉरेन से डिसीजन लेगा, नो वन इज गोइंग टू शेयर द अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग पावर, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी. पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई इशू आता है तो पार्टनर्स आर गोइंग टू इंटरवीन, दे आर गोइंग टू शेयर द व्यूज ओपिनियंस एंड देयर विल बी अ डिस्कशन, एंड वी नो कि डिस्कशन इज ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग. तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी हमारे पास, बेनिफिट है ऑफ सोल ट्रेडर. नंबर फोर, इजी टू सेटअप एंड मैनेज. नाउ सर व्हाई इट इज इजी टू सेटअप? इजी टू सेटअप इसकी वजह से क्योंकि नंबर वन, लेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए टू सेटअप द बिजनेस. कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे हमारे पास यूज़ ये किया जाता है कि सोल ट्रेडर के अंदर पर्सनल सेविंग्स और पर्सनल बोरोइंग्स को ही यूज़ किया जाता है टू फाइनेंस द स्टार्टअप और टू किक स्टार्ट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. तो पर्सनल सेविंग क्या है, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं और जॉब के साथ साथ अपने पैसे कुछ सफिशिएंट अमाउंट रेज करने के बाद दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. पर्सनल बोरिंग्स का मतलब है बैंक वगैरह थोड़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, नाउ दे आर यूजिंग द प्राइवेट चैनल्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू रेज द फाइनेंस. तो पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग्स आर यूज. तो एक कम पैसों में कुछ ही पैसों के अंदर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. इट्स अ एडवांटेज कि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज करने की ज़रूरत नहीं है. नंबर टू, हमारे पास लेस लीगल फॉर्मेलिटीज. मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए और स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए जो सोल ट्रेडर बिजनेसेस होते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल प्रोसीजर्स, टैक्सेस कम ही होते हैं. सो दैट्स वाई इट्स ईजी टू सेटअप एंड इट इज़ इनकरेज बाय द गवर्नमेंट कि हाँ आप बिजनेस स्टार्ट करें, एंड दिस विल बी एन इनकरेजिंग फैक्टर फॉर देम कि हाँ इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़, टैक्सेस वगैरह नहीं है तो हम स्टार्ट कर देते हैं. ईजी टू मैनेज क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट द स्मॉल स्केल. तो अगर एम्प्लॉयज़ भी हैं तो इतने ज़्यादा नहीं है. द क्लोज कनेक्शन कैन बी मेंटेन विद द एम्प्लॉयज़. कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा. इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉयज़ होगी. डायरेक्ट लीडरशिप होगी. क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है. कमांड्स एंड ऑर्डर्स ईजिली पास कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट्स ईजी टू मैनेज, क्योंकि स्मॉल स्केल पर है. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ भी हमारा ये बेनिफिट होगा. इसके बाद फिफ्थ वन, डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ द कस्टमर. अब सर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर का मतलब ये है कि स्मॉल स्केल बिजनेस हम देखते हैं ना कि गली कूचों की छोटी छोटी हमारे पास ये रिटेल शॉप्स होती हैं. तो ये बंदे का डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर है. मतलब आप इम्तियाज सुपर मार्केट जाते हैं फॉर द ग्रॉसरी एंड ऑल, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जो स्टाफ होगा, नई शिफ्ट्स होती हैं, चेंज होते रहते हैं, ब्रांचेस चेंज होती रहती हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप एंड टू डेवलप द फैमिलैरिटी विद द कस्टमर. बट ये जो गली की दुकानें, ये जो गफ्फार भाई, रजाक भाई होते हैं, ये परमानेंट है, आपको नजर आएंगे. और इनके बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है बिकॉज दे हैव डेवलप्ड द रिलेशनशिप के गफ्फार भाई ने बोला ये प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा है, बात मानने की है. दैट्स अ केस. तो दैट्स हाउ दे कैन easily डेवलप द रिलेशनशिप विद द कस्टमर. अगेन इट्स अ बेनिफिट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर. अब हमारे पास हैं डिसएडवांटेजेस. अब सर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आ जाएं. माइनस का मतलब है नेगेटिव बात कर रहे हैं. सर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास ऑफ द सोल ट्रेडर बिजनेस? नंबर वन, नो डिविजन ऑफ रिस्क एंड लॉस. जैसे प्रॉफिट डिवाइड नहीं हो रहा तो रिस्क एंड लॉस भी डिवाइड नहीं होगा. सारा का सारा लॉस, सारा का सारा रिस्क एक ही बंदा यहाँ पे फेस करेगा. सो देर इज नो डिविजन ऑफ लॉस. पार्टनरशिप के अंदर होता है तो अगर लॉस होता है तो इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन और अमंग्स द पार्टनर. अगेन इट्स अ बेनिफिट. तो इट्स अ केस. नंबर टू, हमारे पास लेस पूल ऑफ फाइनेंस.
मतलब जो फाइनेंशियल सोर्सेज होंगी वो कम होंगी। यूजुअली हमारे पास सोल ट्रेडर बिजनेस फेल टू एक्वायर लोन, दे कैन नॉट इशू द शेयर्स, दे कैन नॉट इशू द डिबेंचर्स, दे डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट। तो यूजुअली पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स पे चल रहे होते हैं। तो एज कम्पेयर टू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में दो तीन इंडिविजुअल्स होंगे या एक तो और होगा। तो एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर फाइनेंशियल सोर्सेज उसमें क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे लेस पूल ऑफ फाइनेंस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ सोल ट्रेडर। नंबर थ्री, lack of ideas which may lead to ineffective decision making. सर, लैक ऑफ आइडियाज क्या है? मेंटल लिमिटेशन है। सर, मेंटल लिमिटेशन का मतलब क्या है? पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई इशू आता है तो वी हैव पार्टनर्स, and these partners are going to share their views and opinions, and by having multiple views and opinions we can make an effective decision. तो क्विक डिसीजन मेकिंग इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जल्दी का डिसीजन हमेशा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा है, सारे डायमेंशंस पे, सारे पहलुओं पे सोच नहीं सकता, मशवरे ही नहीं है। तो जब उसके पास पार्टनर्स होंगे तो नाउ द आइडियाज एंड द व्यूज एंड ओपिनियंस विल बी शेयर्ड, एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक एन इफेक्टिव डिसीजन। तो लैक ऑफ आइडियाज इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। अब नंबर फोर हमारे पास है, दैट इज नो शेयरिंग ऑफ responsibilities. So here comes the physical limitation along with the mental limitation. अब यहाँ पे देयर इज एन आर्गुमेंट कि बच्चे कहते हैं कि सर अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए नहीं है तो एक काम करे ना, वो एम्प्लॉयज रख ले। एम्प्लॉयज आर द एम्प्लॉयज, दे आर द वर्कर्स, दे आर गेटिंग सैलरी एंड वेजेस, दैट्स इट। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी उनका कंसर्न नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द ओनर्स। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वी कैन डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द डिसीजन मेकिंग पावर टू द पार्टनर्स। तो यहाँ पे अकेले ही सारी चीज़ों को करना है, सारी जिम्मेदारी उसकी है, सारे फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस को खुद करना है, वो डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ द सोल ओनर एंड ही इज़ द सोल डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिवाइड हो रही है। तो अगेन इट्स अ डिसएडवांटेज। नंबर फोर हमारे पास अन इन कॉर्पोरेशन और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब से ये जो अनइनकॉर्पोरेशन अनलिमिटेड लाइबिलिटी अभी हमने पढ़ा था कि इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर द सोल ट्रेड इन पार्टनरशिप। When the business does not has its own identity and the business is dependent on the owner's identity, so they have the unlimited liability which involves the personal risk. तो अगर सोल ट्रेडर बिजनेस के लिए लोन लिया, कुछ भी लिया, तो बिजनेस की आइडेंटिटी नहीं है, बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी। सोनू मोनू वाली कहानी याद रख लिएगा कि मोनू भाग गया या मोनू ने कर्जा लिया, पे नहीं कर सका, तो सोनू की आइडेंटिटी यूज हुई है। नाउ सोनू इज बाउंड टू रीपे। सोनू हैज़ अ पर्सनल रिस्क इन्वॉल्व। तो इन दिस केस बिजनेस की आइडेंटिटी नहीं है, बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी, तो ओनर्स आर नाउ गोइंग टू सेटल द डेट्स। इसके बाद एक और डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये जो लैक ऑफ कंटिन्यूटी ना, इसका मतलब बच्चा कहता है सर ओनर मर गया, बिजनेस खत्म। आई डू एग्री, सही है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, एक बिजनेस है, उसके अंदर उसका जो मालिक है उसका बेटा है। तो फैमिली बिजनेस के अंदर तो वी हैव द सक्सेसर्स एंड दे हैव द सक्सेशन प्लानिंग कि मेरे बाद मेरा बेटा या मेरा पोता बिजनेस को चलाएगा, तो बिजनेस चलेगा। अब गौर से सुनना समझना, लीगल कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। कौन सी कंटिन्यूटी? लीगल। ऑपरेशनल तो होगा बिजनेस, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी है, बट देर इज नो लीगल कंटिन्यूटी। सोनू बड़ा हुआ 2030, 2035, 2040, 2030, 2035 एंड 2040, 2045, सोनू इज ऑन डेथ बेड एंड सोनू हैज वन सन, एक बेटा है उसका, एंड ही इज द नेक्स्ट ऑफ किन। सोनू के बाद वो है, उसका नाम है सोनू। अब सोनू का इंतकाल हो जाता है, 3 दिन दुकान बंद रहती है, 3 दिन दुकान के बाहर नोटिस लगा रहता है कि मौत हो गई है ओनर की, 3 दिन का सोग है, इसके बाद दुकान खुलेगी। चौथे दिन दुकान पे कौन जा रहा है? सोनू की रूह जाएगी या सोनू की आत्मा आएगी? नहीं भाई, सोनू इज गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस अगेन। सोनू जाके दुकान खोलेगा और दुकान चलाएगा। तो सर ओनर मर गया, दुकान तो चल रही है, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी तो नहीं हुई।
लेकिन लीगली लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो गई। गौर से देखो, वो दुकान पहले जो लीगल स्ट्रक्चर था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द सोनू, सोनू's identity. Now his son is going to run the business, so now his new identity and the new legal structure will be formed on the name of his son. तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब हमारे पास ये है कि लीगल कंटिन्यूटी थी, व्हाट इफ द ओनर डाइज इन ऑल, तो न्यू लीगल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। वो लीगल स्ट्रक्चर खत्म हो गया क्योंकि ओनर की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट था, तो ओनर के साथ उसकी आइडेंटिटी भी चली गई। तो नाउ द न्यू लीगल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, दैट इज नोन एज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। Is it clear? So these are the advantages and disadvantages of the sole trader businesses. So we are done with the legal structure, why to form, what is the concept of unincorporation, unlimited liability, the concept of sole trader along with the advantages and disadvantages. Thank you.